नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं विजय प्रताप यादव। आज हम वर्तमान समय में आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील क्षेत्र के बड़े गांव पूनापार में मौजूद हैं। बसपा के पूर्व प्रत्याशी सगड़ी विधानसभा के शंकर यादव यहाँ पर मौजूद हैं। ये हर साल पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जयंती मनाते हैं और आज भी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जयंती है। उनके साथ ये काफ़ी दिनों तक रहे हैं और उनके ये शिष्य हैं। उन्हीं से राजनीतिक का गहरा पढ़े हैं और आज ये अपने गुरु की पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जयंती मनाते हैं और मना रहे हैं। केक काटकर मनाए हैं। आज हम इनसे बात करेंगे माननीय शंकर यादव जी से कि क्या कुछ है। और सबसे पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम शंकर यादव है। मैं बहुजन समाज पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आज पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जयंती मना रहे हैं और उनके साथ कब जुड़े और कितने दिन तक रहे, क्या कुछ सीखने को मिला और कब से इनकी जयंती मना रहे हैं, कब इनकी मृत्यु हुई थी और कब इनका जन्म हुआ था, थोड़ा बताएं। देखिए, माननीय चंद्रशेखर जी एक गांव में पैदा हुए थे, इब्राहिम पट्टी में 17 अप्रैल 1927 को जन्म हुआ था। एकदम गांव, जबकि रास्ता उसका कुछ नहीं था वहाँ पे, पगडंडी। और उस पगडंडी वाले गांव में पैदा हो करके और देश के शिखर पर पहुँचने में बड़ा ही त्याग और तपस्या और आत्मबल, उनके अंदर इतना आत्मबल था, उतना वो पावर उनका अंदर से बड़ा था। चाहे कोई आगे रहे या पीछे रहे या न रहे, लेकिन उनके कभी आत्मबल में कमी नहीं आई। और उसी आत्मबल के सहारे वो देश के प्रथम नागरिक के रूप में, सेकंड नागरिक के रूप में केवल सीधे जाके प्रधानमंत्री बने, न कभी प्रधान बने, न कभी एमएलए बने, न कभी एमएलसी बने, न कभी ब्लॉक प्रमुख बने। सीधे भारत के सर्व शक्तिमान कुर्सी प्रधानमंत्री के पद पर बैठ आसीन हुए थे। और मेरा तो उनसे संपर्क 1982 में हुआ था, जब वो कदम कुआं पटना, जो सिताब दियारा बलिया जयप्रकाश नारायण जी की जन्मभूमि सिताब दियारा, और जहाँ उन्होंने प्राण त्यागा था, वहाँ की पदयात्रा की थी। उस समय सिवली कॉलेज का छात्र था और उस समय में किसी तरह से गांव से लोकल ट्रेन जाती थी और जा करके बसहा स्टेशन पर मैं उतर करके वहाँ से पैदल सिताब दियारा गया, जहाँ से उनके साथ चल करके 11 अक्टूबर को हम लोग पहुँचे थे। शुरू हुआ था उनके जन्मदिन पर और मृत्यु के दिन पहुँच गए थे हम लोग कदम कुआं पटना। तब से धीरे धीरे लगाव बढ़ता गया। फिर कुबा डिग्री कॉलेज में दीक्षांत समारोह में आए। फिर 1981 में जब हुआ था तो संपर्क नहीं था, लेकिन देखा हो गया था। जब सम्मेलन हुआ था सारनाथ में, 15 दिन का कैंप चला था और वहाँ से फिर धीरे धीरे लगाव बढ़ता गया। और 1982 में पदयात्रा करके फिर 1983 में कन्याकुमारी से दिल्ली की पदयात्रा शुरू हुई। उसमें मैं यहाँ से घर से चोरी से भागा था, वहाँ से 100 रुपया लेकर के फिर किसी तरह से इलाहाबाद से बॉम्बे गया एक रिश्तेदार के यहाँ। फिर उनके यहाँ से उन्होंने टिकट करा दिया, जयंती जनता से जाती है। कन्याकुमारी पहुँचा, वहाँ बड़ी दिक्कत थी, भाषा का प्रॉब्लम था, अंग्रेजी आती नहीं थी। तो किसी तरह से मैं सोचा कि मैं तो ऐसे जगह आ गया जहाँ की मैं चल ही नहीं पाऊँगा, मिल ही नहीं पाऊँगा। फिर टेम्पू वाले से कहा तो थोड़ा सा अंग्रेजी टेढ़ी बेढ़ी बोल करके तो उसने ले गया मुझे डाक बंगले पर, जहाँ से शुरू करनी थी जा करके कदम मंडपम से, जो मंडपम है वहाँ समुद्र का एकदम अंतिम छोर है, जहाँ से गांधी जी ने शुरू किया था। वहीं से माननीय चंद्रशेखर जी ने पदयात्रा 1983 में 6 जनवरी 1983 में शुरू किया। चंद्रशेखर जी मान लीजिए 6 जनवरी 1983 में जो पदयात्रा शुरू किए, तो कहाँ से शुरू किए और कहाँ तक गए, कितने दिन पदयात्रा चली? ये पदयात्रा शुरू हुई थी 6 जनवरी 1983 को मंडपम, कन्याकुमारी से। ये कहाँ पड़ता है? ये केरला में है, कन्याकुमारी, जो भारत का अंतिम छोर है दक्षिण का। वहाँ से शुरू किए और त्रिवेंद्रम, त्रिचूर, कोयम्बतूर होते हुए, बेंगलोर होते हुए, क्या नाम है, कोल्हापुर होते हुए, सोलापुर होते हुए, पूना होते हुए बॉम्बे से फिर धुलिया होते हुए सब आए, धवलपुर से दिल्ली, राजघाट जहाँ पे समाधि है महात्मा गांधी जी की, वहाँ तक आके समाप्त हुई थी।
कितने दिन एक छः पदयात्रा लगभग 6 महीना 6 जनवरी को चल के 25 जून को सारे पदयात्री पहुंचे थे चंद्रशेखर जी के साथ शांति स्थान जो है दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि पर। वहाँ पदयात्रा समाप्त हो जी। गई। उसके बाद कितने दिन तक आप साथ रहे, कैसे फिर बड़ा? उसके बाद जब पदयात्रा में जो कुछ चंदा के रूप में दिए थे लोग, हर गांव में मीटिंग करते हुए, लोगों को बताते हुए, समस्याओं को सुनते हुए, जब हम लोग रोड में थे उस समय तमाम औरतें आ करके तन्नी रे कर रही थी, तो हम लोग भाषा नहीं समझ पा रहे थे तन्नी क्या है, लेकिन वहाँ पर एक BL शंकर करके यूथ के नौजवान थे, वो ट्रांसलेट करते थे कि वो क्या कह रही हैं। या तो आप कन्नड़ में भाषा में समझ सकते हैं, या इंग्लिश में समझ सकते हैं, या तमिल में समझ सकते हैं। तो जो वहाँ के लोग हैं तमिल भी समझते हैं, थोड़ा कन्नड़ भी समझते हैं, क्योंकि बॉर्डर का मामला है। तो वहाँ तन्नी करती थी, तो ये हुआ कि तन्नी क्या कर रही हैं। तो उन्होंने बताया कि बेटा हमको कुछ नहीं दे सकते, तो पीने का पानी दो। उस समय कावेरी और तमिलनाडु का बड़ा विवाद चल रहा था। उसी सौभाग्य से उसी रात में रामकृष्ण हेगड़े जी वहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हैं, और हम लोग ईरोड में रुके हुए थे, और ईरोड से तुरंत संदेश आया। उन्होंने कहा कि पहले तमिलनाडु को पानी दो। उन्होंने कावेरी बांध से तमिलनाडु को पानी दिया, बड़ा हाहाकार मचा। हम लोग देखते थे, बड़े बड़े पोस्टर छपे कि चंद्रशेखर जी ने पीने का पानी मुहैया कराया। तो जिस समय चंद्रशेखर जी पदयात्रा शुरू किया, जब समाप्त हुई वहाँ पर पानी की व्यवस्था की, उस समय उनके पास कोई पद था? सांसद थे, विधायक थे, या क्या थे? नहीं, माननीय चंद्रशेखर जी उस समय साधारण से सांसद थे, कुछ नहीं थे, केवल सांसद थे। उनके पास कोई पावर नहीं था, लेकिन एक पावर था, वो था विल पावर, आत्मबल, आत्मशक्ति। उस शक्ति के आधार पर जब हम लोग चले थे तो 22-23 लोग थे कन्याकुमारी से, और दिल्ली तक आते आते हजारों की भीड़ होने लगी सड़कों पे। उस समय का जो होगा, जो फोटो तो तमाम तो आता ही है। उस समय CM जोशी थे, भाई वैद्या थे, रास्ते में सुनील दत्त जो हीरो थे वो गए थे, दिलीप कुमार जी गए थे, तमाम लोग जाते थे। पहले तो 3 महीने तक तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने सेंसर लगा दिया था, 2-3 महीने तक तो कोई जाना नहीं कि क्या हो रहा है। लेकिन विदेशी जब चैनल देख करके बोलना शुरू कर दिया, तब हमारे देश के चैनल बोलना शुरू कर दिए। नहीं तो 2-2.5 महीने तक कोई जाना ही नहीं कि क्या हो रहा है, चंद्रशेखर जी क्या कर रहे हैं। तो सामाजिक लड़ाई पदयात्रा किए, उस समय वो साधारण सांसद थे, और उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और सेंसर लगा दी। क्या माननीय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी से और जो कांग्रेस की सरकार थी, दोनों में तनाव था? दोनों में क्या था मामला कि इतना इंदिरा गांधी उनके विपक्ष में रहती थी? देखिए, वो तो पहले की बात है, क्योंकि 1982 के बाद जब से हमने उनके नियरेस्ट हो गए और साथ रहने लगे, क्योंकि 1983 के बाद हम परमानेंट उनके साथ रहने लगे। कितने दिन तक रहे? और 2007 तक, बीच में आगे चुनाव होता था तो मैं लड़ता था या करके, और वो हमेशा उनका हाथ हमारे सर पर आता था। एक बच्चे की तरह सम्मान देते थे, बच्चे की तरह मानते थे, और हमारा पारिवारिक संबंध था। मेरे जैसे आदमी के घर वो 2 बार आए थे, इसी गांव में, इसी धरती पे, इसी जगह पे, जबकि रास्ता नहीं थे, पगडंडी थे। पगडंडी के वो देखते हुए गांव के एकदम पूरब सड़क पे गाड़ी खड़ी करके, और पैदल गांव के बीच से आए 2 बार, और 2 बार आकर के माँ से मिले। पिता तो कलकत्ता रहते थे, लेकिन माँ से मुलाकात हुई, तो माँ से मिल करके फिर उनको ध्यान बढ़ाते हुए रहते कि नहीं, आपका लड़का हमारे साथ है, तो जितना भी होगा मैं इसके लिए मदद करूँगा, साथ दूँगा, जो कहेगा मैं करता रहूँगा। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था कि हम कई लोगों को हमने नौकरी दिलवाया, मेडिकल में कराया, इंजीनियरिंग में कराया उन्हीं के माध्यम से। और जो मैं कहता था उनसे, जो एक बच्चा बाप से कहता है और बाप उसको पूरा करने की कोशिश करता है, तो मैं ये सीना तान करके चैलेंज करके कहता हूँ कि जो मैंने चाहा उनसे कह के कराया। जब मैं कहता था कि इनको नौकरी दिलवा दीजिए, हमारे मित्र हैं, ये हमारे, कोई हमारा ज़्यादा रिश्तेदारी कोई किसी का नहीं, एक भी रिश्तेदार नहीं। यही एक लड़का था जो है गढ़वा का, पंडित जी थे, वो हर जगह से रिजेक्ट हो गए थे। उनको मैंने BSF में भर्ती, वहीं ट्रेनिंग सेंटर था, अब उन्हीं की वजह से मैंने वहीं भर्ती करा दिया। सैकड़ों लड़कों को उनसे कह करके भर्ती कराया, नौकरी रोजी रोजगार दिया, मेडिकल में कराया, इंजीनियरिंग में कराया। एक चांदपट्टी का लड़का था, कमालुद्दीन, हम लोगों के साथ खेलता था, तो उसने कहा दिली इच्छा है,
तो मैं दाढ़ी बस कहा कि हम लोग कहते अध्यक्ष जी कहते थे कि अध्यक्ष जी ये बतिया, अध्यक्ष जी हाउ बतिया, अध्यक्ष जी ये बतिया। तो अध्यक्ष जी से मैंने कहा कि अध्यक्ष जी ये लड़का हमारा दोस्त है, ये इंजीनियरिंग करना चाहता है था। तो उन्होंने 2 लाइन लिखा और कहा कि सीधे चले जाओ देवेगौड़ा के यहाँ। मैं देवेगौड़ा के यहाँ गया, उनसे कहा, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग हे दृष्टि से देखते थे जो मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज थे। वो कहते थे ये यूपी वाले आए हैं सीख सरिया चुराने के लिए, केवल सिविल मांगते हैं। तो हमने कहा देखो भैया तुमको करना हो तो कंप्यूटर, उसी समय राजीव गांधी ने कंप्यूटर लॉन्च किया था, तो हमने कंप्यूटर में किसी तरह करवा दिया। वो लड़का आज दुबई में बड़ा इंजीनियर हो गया है। तमाम लोग ऐसे हैं, किसको किसको गिनाऊँ मैं। प्रधानमंत्री जी की क्या सोच थी हिंदुस्तान के प्रति, कैसे व्यक्ति थे और किस सोच के थे, और हिंदुस्तान को किस स्थान पर ले जाना चाहते थे, उनकी क्या थी ये इच्छा? देखिए चंद्रशेखर जी की सोच आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ऊंचा था। वो चाहते थे देश को बहुत ऊपर ले जाना। जिस समय उनको प्रधानमंत्री का चार्ज मिला था, प्रधानमंत्री ये बनाए गए थे, तो चंद्रशेखर जी के पास कोई बहुत बड़ा सांसदों का जखीरा नहीं था कि वो उनके बल पर टूटते। तो कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया था और कांग्रेस ने उनको ब्लैकमेल करना चाहा, राजीव गांधी ने ब्लैकमेल करना चाहा कि हम दबाव बना करके कुछ उटपटांग काम कराएं। तो वो उस पर अडिग हो गए कि हम ये सब काम नहीं कर, कुर्सी तो आनी जानी है। उन्होंने बल्कि जिस दिन दिया था बयान, क्या नाम है, जब राष्ट्रपति के यहाँ पद त्याग के लिए त्यागपत्र देने गए, तो उन्होंने कहा कि लोकसभा में लोग जाते हैं एवरेस्ट पर, लोग झंडा फहराने जाते हैं, रहने के लिए नहीं जाते हैं। जब दबाव बनने लगा कांग्रेस की तरफ तो उठे और जाकर त्यागपत्र दे आए कि झंडा जो है फहराया जाता है एवरेस्ट पर, रहने के लिए नहीं, बल्कि झंडा फहरा के आ जाते हैं। तो हम जानते थे कि ये कुर्सी परमानेंट नहीं है। उस समय खाड़ी युद्ध चल रहा था, अमेरिका खाड़ी पर बम गिरा रहा था। पहला उसका टारगेट त्रिवेंद्रम में हुआ था, आकर के तेल लिया, क्योंकि डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता इराक पे। तो उन्होंने तेल लिया, तुरंत अपना कैबिनेट बुला करके उस नियमावली को ख़त्म किया कि हम तेल नहीं देंगे इसके लिए। रोज़ उन सद्दाम हुसैन से बात होती थी चंद्रशेखर जी की, कैसे क्या है सब, लेकिन अकेला आदमी क्या करेगा। वो तो एक जैसे एक बड़ा गुंडा है और छोटे गुंडा उसके अंदर रहने लगते हैं, तो उसी तरह से अमेरिका बम गिरा रहा था तेल पर कब्जा करने के लिए। फिर इसके बाद जो है तमाम चीज़ें हैं। चंद्रशेखर जी ऐसे व्यक्ति थे, देश को आगे जिस समय हुआ था उस समय यहाँ की जो है मनी प्रॉब्लम हो गई थी देश में, तो उन्होंने जो सोना तस्करी के माध्यम से पकड़ा गया था कईयों कुंटल, उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उस क्या नाम है गोल्ड को, जो सोना होता है वो तिजोरी का तस्करी का सोना था, उस तस्करी के सोने को रखा गया गिरवी दूसरे देश को और उसके बदले पैसा लिया गया। यहाँ पर कुछ उन्हें अफवाह उड़ाया कि चंद्रशेखर जी ने सोनू में बेच दिया, चंद्रशेखर जी ने सोनू में बेच दिया। ये बहुत ही गिरी हुई सोच थी। चंद्रशेखर जी ने देश को उबारने के लिए देश के खजाने का सोना नहीं, क्योंकि सोने पर ही देश की अर्थव्यवस्था बनाई जाती है। तो सोना वो जो तस्करी का एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, बंदरगाहों पर पकड़ा गया, उस सोने को उन्होंने गिरवी रखा, गिरवी रख करके वहाँ से पैसा लिया देश के आगे बढ़ाने के लिए। और पानी पर, शिक्षा पर, दवा पर उनकी फोकस थी, क्योंकि वो गांव में जब हम लोग बैठते थे शाम को जमीन पर, तो अपने बचपन की कहानी बताते थे कि मेरे जांग में फोड़ा हो गया था, तो करीबन कई किलोमीटर कोई था ही नहीं, तो माँ जो है भंगरैया जो होता है गांव में, उसको पीस के उसको रख करके इतना बड़ा बल्कि गड्ढा हो गया था उनके जांग में। तो आपका कहने का मतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी जो आपके राजनीतिक गुरु हैं, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि पर ज़्यादा बल दिए और गांव में तरक्की के लिए ज़्यादा बल दिए, इसके लिए आजीवन कार्य किए। देखिए जब तक वो जिंदा थे, एक जंगल में जो अरावली की घाटी है, गुड़गांव से 10 किलोमीटर पर बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर है, उसी के बगल में, माने पूरा जिस तरह से आप चंबल को देख लीजिए वैसे ही हम लोगों को वहाँ के एक भंवर सिंह लड़का था, उसकी रिश्तेदारी थी भूरसी गांव में, बाबू साहब लोगों का गांव है। तो 25 एकड़ गांव वालों ने नेताजी को दिया आश्रम बनाने के लिए। अब वो हम लोग बैठे थे, कहे कि भाई क्या होगा, ये जो चंदा आया है, मांगते थे 2 रुपया, 1 रुपया, 4 आना, 5 आना, 10 पैसा, 5 पैसा, तो उससे कुछ पैसा इकट्ठा हुआ था। कहे तो उसको कहे कि हम लोग कहे कि बल्कि इसको कहीं यूज किया जाए। तो जिस तरह से गांधी ने जगह जगह आश्रम बनाए थे,
उसी तरह उन्हीं के सोच के अनुसार भूसी में आश्रम बनाया गया कि शिक्षा पर कार्यक्रम होगा, स्वास्थ्य पर कार्यक्रम होगा, पानी पर कार्यक्रम होगा और तमाम चीज़ें ऐसे है कि आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की के लिए मेडिकल संबंधित तमाम चीज़ें थी कि जो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कढ़ाई बुनाई सिखाई, महिलाओं के लिए वहाँ तैयार थे। गांव गांव में उसको लिए हम लोग जाते थे गांव में बताने के लिए, आप लोग ये करिए, आप लोग वो करिए। और हमारा उसी तरह एक तमिलनाडु में केरला में अंगमाली डिस्ट्रिक्ट, वहाँ अपना भारत यात्रा सेंटर है। और पूना से और बॉम्बे के बीच में परंदवाड़ी जगह है जो जयप्रकाश पट्टम के नाम से एक आश्रम बनाया गया। वहाँ पे मेडिकल के सारी सुविधाएं हैं, गांव में पीने का पानी का अगल बगल दिया गया। गुड़गांव का भोंसी आश्रम है जिससे अगल बगल अखलीमपुर जो है भोंसी तमाम गाँव में छोटे अस्पताल और क्या नाम है पानी की संसाधन के लिए पाइपलाइन बोर किया। वो थे क्या नाम है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक थे, उन्होंने बोर लगवाया बड़े बड़े। वहाँ पे 2-3 चंद्रशेखर जी से संपर्क हुआ और उनको पद्म भूषण दिया क्योंकि वो भी बहुत सामाजिक कार्य किए। लैट्रिन बाथरूम का मामला आजकल जो चल रहा है वो बिंदेश्वर पाठक की ही देन है, जो छुआछूत को हटाने के लिए जब कमर में लोग बांधे घड़ा है और घड़े में गले में वो बना जाता उससे विचलित होकर के उन्होंने जगह जगह शौचालय का कार्यक्रम चलाया और अच्छा कार्यक्रम आज गांव गांव हो गया है। तो बहुत काम किया उन्होंने। हमेशा उनके अंदर यही था कि कभी ये नहीं थे कि मैं प्रधानमंत्री, और न हम लोग कभी लगा कि प्रधानमंत्री, हम लोग अध्यक्ष जी कहते थे, जबकि एसपी जी चारों तरफ से घेरी रहती थी उनको। लेकिन कहे कि भाई हमको खाना ये खिलाइए। एक राज्यपाल करके लड़का था, हरिजन का लड़का था, वही हम लोगों के यहाँ खाना बनाता था। अब वो ऐसा शुद्ध समाजवादी थे, उतना बड़ा समाजवादी तो जो आज लोग कह रहे हैं वो फर्जी समाजवादी हैं। वो समाजवादी कतई नहीं है। अगर असली समाजवादी कोई था, समाजवाद के असली पुजारी था तो आदरणीय चंद्रशेखर जी थे। नहीं, समाजवादी शब्द अलग है, समाजवादी पार्टी अलग। हाँ, तो समाजवादी सोच के लोग ही समाजवादी में है कि अलग भी समाजवादी सोच के लोग रहते हैं? नहीं, देखिए समाजवादी लोग तो वो लोग है ही नहीं है। समाजवादी पार्टी हो सकती है लेकिन समाजवादी नहीं है। समाजवाद को अगर उनसे जोड़ा जाए तो एक तरह का गाली होगी। तो यानी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी समाजवादी पार्टी के नहीं थे, समाजवादी नेता थे। हाँ, समाजवाद के समाजवाद उनके अंदर कूट कूट के भरा था। ऐसा नहीं है कि वो अब यही जो जब तक जीते रहे तब तक वो अपने किसी परिवार के अपने बेटे तक को नहीं बढ़ावा दिया। बल्कि एक दिन हम लोग बैठे थे तो ऐसे ही बात होने लगी। पप्पू सिंह थे, पंकज सिंह थे जो उनके लड़के थे, यही छोटे भैया नीरज सिंह थे। तो ऐसे बात होने, हमने कहा कि सर ये लोकसभा लड़ना चाहते हैं, ये वो करना चाहते हैं। तो कहे कि बुलाइए, बल्कि बैठ के बात उन्होंने कहा कि अगर आपको नेता बनना है तो गांव में जाओ, तहसील पे जाओ, थाने पे जाओ, लोगों से मिलो। लेकिन ये चाहो कि चंद्रशेखर के बेटे हैं और हम आपको कहीं राज्यसभा में भेज दें, लोकसभा में भेज दें, तो मेरे बस का नहीं है। करना है तो आप जाओ, गाँव में बैठो। हम कहाँ मना किसी को कर रहे हैं। जाइए, आप गांव में बैठिए, तहसील पर लोगों के से मिलिए, थाने पर जा करके काम कराइए, ताकि आपके अंदर गांव और गांव की दीन दशा को आप देखें और उसके प्रति आप। तो उसी बात को सुन करके मैं चैलेंज करूंगा, कह दूंगा। पप्पू भैया थे तो पप्पू भैया सोचे कि वो तुरंत दिल्ली भागाए और दिल्ली से भाग करके सीधे गाँव आ गए इब्राहिमपट्टी। आके अपना सोचे कि हम तो अपना MLC बनेंगे। मैं ये सही कहूँगा कि उसमें चंद्रशेखर जी का कोई एक अधेला का योगदान नहीं था। पप्पू जी अपना गोल गांग बना करके किसी तरह से अपना 2 पैसा इधर उधर से कमा करके ठीका पठीका करके वो अपने बल पे MLC बने बसपा से MLC बन करके। तो हम लोग कहे कि पप्पू भैया MLC हो गए। ठीक है, हम किसी को कहाँ रोकते हैं, हर तरह से अपने तरीके से जिसको आगे बढ़ना वो बढ़े। लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे कि हम अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर बना दे, क्या नाम है MP बना दे, राज्यसभा मेंबर बना दे, विधायक बना दे, मंत्री बनवा दे। ये हमारे बस का नहीं। तो आपका कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री जी सर्व समाज का हित सोचे थे हमेशा, बल्कि परिवारवाद पर नहीं बने ना। सर्व समाज पर दे, सभी वर्ग के लोगों के विकास के लिए काम किए, परिवारवाद के लिए नहीं किए। कभी नहीं परिवारवाद के लिए। अपने बेटे के लिए भी नहीं कुछ किए। तो उनके कितने बेटे हैं क्या? देखिए, उनके 2 बेटे थे। पंकज सिंह सबसे बड़े बेटे हैं और नीरज शेखर जी सबसे छोटे हैं। और मैं यह चैलेंज देता हूँ, पंकज भैया जो थे वो अपना ओखला में एक छोटा सा प्रिंट सेंटर बना के पेपर पर का छाप करके वो रंगीन जो पेपर निकलता है ऑफसेट लगाए थे। और मिंकू भैया के पास कुछ नहीं था तो उन्होंने रिलायंस एक छोटा सा शुरू किए थे काम। और दुर्भाग्य था कि चंद्रशेखर जी नहीं रहे
और मैं ये चैलेंज करता हूँ, न तो नीरज शेखर के पास कुछ है, न पंकज शेखर के पास कुछ है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा नज़दीक अगर कोई रह सकता है तो पत्नी रह सकती है। मैं दिन रात उनके साथ रहा हूँ, देखा हूँ। और क्या थे लोग कहते हैं चंद्रशेखर जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे, ऐसे आत्मबल था उनके अंदर, जो किसी ताल में बैठ जाएं, नदी में बैठ जाएं और समुंदर में भी बैठ जाएं, किसी जगह टापू पर, वहाँ भी जब चाहते जो चाहते तो हो जाता था। वो नेताओं के नेता थे, चाहे वो अटल जी को गुरु मानते थे, गुरु कह करके बुलाते थे। आडवाणी जी थे, सब लोग गए थे घोड़सी में। हमने 16 अवतार हम लोग बनाए हैं वहाँ पे। मंदिर बनाया है पहाड़ तोड़ करके वहाँ पर माँ भुवनेश्वरी का। उन्होंने घूमा, कहा कि बताओ आडवाणी बताओ कि सच्चा हिंदू कौन है। 16 अवतार वहाँ बना, जो भाई को देखना हो जाके घूम के देखा है। पहाड़ के अंदर माँ भुवनेश्वरी का मंदिर हम लोग पत्थर काटवा करके बनवाए, अंदर पहाड़ के अंदर एक गुफा है। कहा जाता था कि कभी एक सन्यासी यहाँ पर रहते थे घोड़सी में। एक जब हम लोग वहाँ गए थे, छोटा सा कुआं मिला था, तो उन्होंने कहा कोई व्यक्ति आएगा, जैसा कि चर्चा होती थी, कोई व्यक्ति ऐसा आएगा कि इसका काया पलट पड़ देगा। लेकिन जब गांव वालों ने बना दिया तो भाई सरकार गिरवाया था उन्होंने बीजेपी का। आडवाणी जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने फर्जी मुकदमा करवा करके भोरसी, जो पुराना भोरसी आश्रम है उससे सटा दक्षिण वाला, वहाँ पर काफ़ी ताल भी बनाया, तलाई बनाई गई पूरा। अगर एक चक्कर लगा दीजिए तो 1 किलोमीटर हो जाता है। लोग कहे कि चंद्रशेखर जी जंगलों में कब्जा कर लिए, जबकि एकदम ठूठा जंगल था, एक भी पेड़ नहीं था। उस पर पानी दौड़ा करके बीएसएफ के जवान से बेचारे आते थे देखने के लिए। तो हम लोग कहते थे कि जो वहाँ के कमांडेंट थे, हमने कहा सर इस पहाड़ पर लगवा दीजिए पेड़। तो बल्कि यहाँ उनके एक बार तो हम गए थे उनके चौटाला जी, और उनके घर से जा कर के जो चौटाला गांव है वहाँ से एक गाड़ी भर के चीनू माल्टा ले आके लगाए थे। आज भी वो पेड़ वहाँ सुरक्षित है, जो भाई देखना हो जाके देख ले। जबकि उस आश्रम को हम लोग छोड़ दिए हैं। उसके बगल में गांव वालों ने आश्रम के लिए 26 एकड़ जमीन खरीद दिया था, इनको बेचा था। और वो आश्रम के नाम भारत यात्रा आश्रम के नाम से, भारत यात्रा ट्रस्ट के नाम से वो रजिस्टर्ड है। लोग कहे कि तो पहाड़ों में पूरा चंद्रशेखर जी ले ली। कोई ऐसा नहीं जो ट्रस्ट होता है कोई उस पर बपौती का हक जमा है। आज भी कई लोग उसको कब्जा करना चाहते थे, लेकिन चंद्रशेखर जी उसको अस्पताल में भी रह करके स्टाम्प पर दस्तखत नहीं किया। और आज भी उसके सुदीन भदौरिया जो हैं, अर्जुन सिंह भदौरिया के लड़के हैं, वो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। अभी वो ट्रस्ट चल रहा है? हाँ चल रहा है। आपका यहाँ पे है प्रयागपुर है बहराइच में, वहाँ सूरज कुमार सिंह देख रहे हैं। और आंगनबाड़ी डिस्ट्रिक्ट वहाँ अंथनी लड़का था, वो देख रहा था, एक्सपायर कर गया कोरोना के समय। और वहीं क्या नाम है पूना में परंदवाड़ी है, वहाँ भी लोग देख रहे हैं, वहाँ अस्पताल बना है। इस तरह से 12-13 आश्रम है उनके। तो आपका कहने का मतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी आप साथ बहुत दिनों तक रहे, उनके राजनीतिक सफर में भी रहे, उनके आप जो है कि शीर्ष थे। और वो जो है कि हमेशा जिस तर्ज पर बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तर्ज पर काम करती है, उस समय अभी माननीय चंद्रशेखर जी समाज हित के लिए काम किए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े और अंतिम समय तक उन्होंने इसी तरह लड़ाई लड़ी और अंतिम शिखर तक पहुँचे, प्रधानमंत्री का पद हासिल किए। और किसी कारण बस 6 महीने ही सरकार चल पाई, 4 महीने ही चल पाई और फिर वो इस्तीफा दे दिए। किस कारण इस्तीफा दे दिए? देखिए, मैं तो पहले ही बताया कि उस पर कांग्रेस के लोग ब्लैकमेल करना चाहते थे बना करके। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, ये कोई परमानेंट कुर्सी है नहीं कि कोई ब्लैकमेल कर लेगा। और तमाम दबाव बनाते थे। बाद में फिर कहे कि नहीं, इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। बहुत लोगों ने कहा इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। तो वो कुछ अड़ियल दिमाग के थे, वो हमेशा स्वाभिमानी थे, स्वाभिमान से वो समझौता नहीं कर सकते थे। चाहे उसके लिए कोई रहे, छोड़ दे, सब लोग छोड़ दे। ऐसा भी जब हम लोग शुरू किए थे, वो 5 से 6 साल तक वो झोपड़ी में रहे। जैसे घास फूस की जिस तरह झोपड़ी डाल करके, गोबर से नीचे लेप करके और टाटी बांध के बाथरूम बनाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे। उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे। और जब सांसद थे, तब भी उसी झोपड़ी में रहते थे। उसी झोपड़ी में वो भी सोते थे, उसी झोपड़ी में हम भी बगल में पैर की तरफ सोते थे। और उनका दिनचर्या था 12 से 1 के बीच में खाना खाना रात में। और 5 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे वो जग जाते थे। जग के फिर अपना दिनचर्या कुछ लिखना पढ़ना हुआ अपना शुरू किए। फिर नहीं तो उठ के उसी जंगल में बनाया गया था, पार्क बना था, इसे घास लगाया था, उस पर टहलते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी
ये नहीं कोई कह सकता प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद जो है ये क्या नाम है किए हैं कि कोई सेना लगी हो सुरक्षा में, कुछ नहीं। बाद में उन्होंने इल्जाम लगाया कि राजीव गांधी का वो करवा रहे थे, सीबीआई जांच वो कर रहे थे, क्या ना सुरक्षा के घेरे का जांच कर रहे थे। ऐसा कहीं कुछ ना है। वही है कि जब साग नहीं खाना है तो साग में हल्दी नहीं पड़ी है, यही सब था मामला। बाकी उन्होंने सबसे बड़ा थे तो स्वाभिमानी थे, आत्मबल के थे। चाहे कोई अगर उनको लगा कि हमको ब्लैकमेल किया जा रहा है तो वो अकेले लड़ जाते थे, अकेले खड़े हो जाते थे कि मैं इसको नहीं मान सकता। तो आप बने रहिए बीपी न्यूज़ चैनल के साथ, मैं आपको ऐसी ताज़ी खबरें दिखाता रहूँगा। और माननीय शंकर यादव जी से बात हुई, इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि